नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। दोस्तों सी टेट, यूपी टेट या यू टेट, आप किसी भी एग्ज़ाम की अगर तैयारी कर रहे हैं और वहाँ पर अगर आपने जो भाषा के अंतर्गत हिंदी विषय को अगर चुना है तो ये वीडियो आपके लिए ही बनाया गया है। हिंदी पेडागोजी इसमें हम पढ़ेंगे, जिसमें मैंने 10 प्रश्नों को लिया है और इससे पिछले वीडियो में भी मैंने 10 प्रश्न आपसे सॉल्व करवाए थे। और यदि आपने अभी तक वो नहीं देखा है, आप देख सकते हैं। मैं उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगी। दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट ये टाइम है, क्योंकि बहुत जल्द यूटेट की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो 30 सितंबर को इसका पेपर होने जा रहा है। तो मैं ऐसी मेरी कोशिश है कि आपको वहाँ पर थोड़ी सी मैं अगर हेल्प दिला सकूँ, तो इसके लिए मैंने ये प्रयास किया है। और मेरा ये प्रयास अगर आपको अच्छा लगता है तो आप मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए अपना वीडियो। आज का पहला प्रश्न है हमारा। तो देखो दोस्तों, ये प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से मैंने कलेक्ट किए हुए प्रश्न हैं, क्योंकि इसमें सीरीज़ इसलिए ऊपर नीचे हो गया है क्योंकि ये किसी एक पेपर के प्रश्न नहीं हैं, बल्कि अलग अलग जो भी मुझे इम्पोर्टेंट लगे वो मैंने कलेक्ट किए हैं आपके लिए, और उसके हिसाब से मैंने ये वीडियो बनाया है। तो आप क्वेश्चन नंबर पर ध्यान मत दीजिए, आप बस इतना ध्यान दीजिए कि आपको अपने आंसर तक कैसे पहुँचना है, अपने पेपर को कैसे सॉल्व करना है। क्योंकि इस तरह के जब बड़े पैराग्राफ हमारे सामने पेपर में आते हैं तो एक तो हमारे पास समय का बहुत ज़्यादा इशू रहता है कि हमें कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा करना होता है, तो हम अक्सर घबरा जाते हैं। तो हमें वही नहीं करना है, परीक्षा को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। और बहुत अच्छे से मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप अपने प्रश्न को 2 से 3 बार पढ़िए, क्योंकि आपके प्रश्न जब समझ आपको आ जाता है तो आपको आंसर भी स्वतः ही समझ में आने लगता है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। हमारा आज का पहला प्रश्न है, कविता का एक निश्चित अर्थ होता है जिसे सभी विद्यार्थियों को पढ़ना चाहिए। एक कोटेशन दिया हुआ है कि कविता का एक निश्चित अर्थ होता है। बिल्कुल होता है, कोई भी अगर हम कविता पढ़ते हैं किसी भी वो भाषा में, चाहे खड़ी भाषा हिंदी में हो या खड़ी बोली में हो या ब्रज भाषा में, अवधी किसी भी भाषा में हो, तो उसका क्या होता है, अपने आप में एक अर्थ होता है ना, कोई अर्थ लिए हुए होती है। इस कथन के बारे में जिसे सभी विद्यार्थियों को पढ़ना चाहिए, क्या कह रहे हैं, इस कथन के बारे में आप मानते हैं कि, अब ऑप्शन पढ़ लेते हैं। कविता को एक निश्चित अर्थ के साथ पढ़ना चाहिए, सभी विद्यार्थी अपने अनुभव और परिवेश में ही कविता समझते हैं, कवि ने कविता एक अर्थ में लिखी जिसे हर विद्यार्थी को समझना चाहिए, अलग अलग अर्थ समझने से पहले से पढ़ने की प्रक्रिया बाधित होती है। तो देखो, अलग अलग अर्थ समझने से पढ़ने की प्रक्रिया बाधित होती है, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ है नहीं, है ना। कवि ने कविता एक अर्थ में लिखी है जिसे हर विद्यार्थी को समझना चाहिए। ठीक है, कवि ने जब लिखी होगी तो अपने अर्थ में लिखी होगी, इसका ये मतलब नहीं है कि कवि सिर्फ अपने ही मतलब के लिए उस कविता को या अपनी भावना को हमें समझाना चाह रहा है। नहीं, वो कविता हर कह सकते हैं कि हर किसी भी समय में प्रासंगिक हो सकती है, कोई भी विद्यार्थी उसको अपने अनुसार समझ सकता है। तो मेरे हिसाब से इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, आपको क्या आंसर लगता है आप अपने कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, लेकिन इसका आंसर ए भी नहीं होगा। किसी कविता को एक निश्चित अर्थ के साथ पढ़ना चाहिए, बिल्कुल नहीं। किसी एक निश्चित अर्थ को समझ जरूरी नहीं है। हमारी कक्षा में विविध प्रकार के बच्चे होते हैं, हम जब कविता को समझाते हैं तो हर कोई जब पढ़ता है कविता को, उसका अर्थ हर कोई अपने परिवेश के अनुसार ही ग्रहण करता है। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ता है दूसरे क्वेश्चन की। अगला प्रश्न है, एक भाषा के अध्यापक को बच्चों में भाषा सिद्धांतों की समझ विकसित करने पर बल देना चाहिए, आलंकारिक भाषा प्रयोग की समझ विकसित करने पर बल देना चाहिए, विविध संदर्भों में भाषा प्रयोगों की क्षमता विकसित करने पर बल देना चाहिए, शुद्ध भाषा प्रयोग की क्षमता विकसित करने पर बल देना चाहिए। देखो यहाँ पे देखिए, मैंने ये क्वेश्चन, इसी तरह का एक क्वेश्चन कल भी हमारे पिछले वीडियो में भी आया था, जहाँ पर भी विविध संदर्भ आपके पास आ जाता है ना, तो वहाँ पे आलंकारिक भी आ जाता है, भाषा के सिद्धांत भी आ जाते हैं और शुद्ध भाषा का प्रयोग भी आ जाता है। यानी कि ये सारी चीज़ें आपकी एक ही ऑप्शन के अंदर
इंक्लूड हो जाती हैं, ठीक है। विविध संदर्भ जहाँ पर आते हैं तो सारी चीज़ें अपने आप उसमें आ जाती हैं कि हम जब एक शिक्षक जो है वो विभिन्न संदर्भों में बच्चे को भाषा प्रयोग की क्षमता विकसित कर रहा है, तो इसका मतलब वो उसमें अलंकारिक भाषा भी सिखा रहा है, सिद्धांत भी भाषा के सिखा रहा है, शुद्ध भाषा का प्रयोग करना भी सिखा रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा नंबर 3, ठीक है। तो आपको इस तरह से बच्चों मतलब अपने क्वेश्चन के आंसर तक पहुंचना है। हालांकि सारी चीज़ें ठीक हैं, हमको सारी अच्छी लग रही हैं, लेकिन जहाँ पर भी मैंने आपको बताया ना विभिन्न संदर्भ आ गए, तो इसके मतलब ये सारी चीज़ें अपने आप ही उसमें इंक्लूड हो जाती हैं, शामिल हो जाती हैं, ठीक है। तो नंबर 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाषा सभी विषयों के डॉट केंद्र में है, तो सीधी सी बात है, भाषा केंद्र में ही होती है, ठीक है। चाहे हम कोई भी विषय पढ़ेंगे तो उसकी क्या होती है, अपनी एक लैंग्वेज होती है कि नहीं होती है। हम हिंदी पढ़ रहे हैं तो चलो हिंदी की तो हिंदी लैंग्वेज है, हम विज्ञान पढ़ रहे हैं तो विज्ञान को भी हम या तो इंग्लिश में पढ़ेंगे या तो हिंदी में पढ़ेंगे, यानी कि एक भाषा के तौर पर भाषा वहाँ पे भी क्या होती है, एक मुख्य केंद्र में होती है, ठीक है। तो यहाँ पर सीधा सा आंसर क्या आ जाएगा? केंद्र होता है। भाषा सभी विषयों के क्या होती है? केंद्र में होती है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब अगला प्रश्न है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। यहाँ से अक्सर प्रश्न बनते हैं, ऐसे प्रश्न मतलब हर साल ऐसे प्रश्न बनते हैं, ठीक है। लड़के होकर रोते हो, यह कथन डैश। तो आपको बताना है, लड़के होकर रोते हो, हम कहते हैं ना लड़के होकर रोते हो, मतलब हमारे समाज में ये डायलॉग कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा प्रचलित है कि लड़के होकर ऐसे करते हो, लड़के होकर वैसे करते हो, या लड़की होकर ऐसे करता है। मतलब आपने जहाँ पर भी इस तरह के शब्द जहाँ पर भी आते हैं तो वो क्या प्रदर्शित कर रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है। तो चलिए हमें ऑप्शन ढूंढना है। भाषा को बच्चों की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य करता है, नहीं, ये थोड़ा अटपटा सा लग रहा है। अगला आंसर देखते हैं। भाषा को अध्यापकों की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य होता है, ये भी थोड़ा नहीं शूट हो रहा है। तीसरा है भाषा को जेंडर की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य करता है, और चौथा है भाषा को व्याकरण की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य करता है। तो क्या लगता है आपको, क्या यहाँ पर व्याकरणिक कोई नियम हमें प्रतीत हो रहा है? बिल्कुल नहीं हो रहा है, तो सीधे सीधे चौथा ऑप्शन कट जाएगा। फिर पहला है भाषा को बच्चों की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य करता है, बिल्कुल नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। भाषा को अध्यापकों की दृष्टि से, ये भी नहीं हो जाएगा। सीधी सी बात है, यहाँ पे जेंडर यानी कि लिंग की बात हो रही है, यानी कि हमने कहा लड़के होकर रोते हो, ऐसा तो कहाँ लिखा है आप मुझे बताइए कि लड़का रो नहीं सकता या सिर्फ लड़की ही रो सकती है, ऐसा तो है नहीं ना। इसका मतलब हमने क्या कहा कि लड़की के प्रति यहाँ पर एक क्या किया जा रहा है कि लड़की के प्रति लोगों ने मन में एक भावना बना रखी है कि लड़कियाँ रोती हैं और लड़के नहीं रोते हैं, ये ऐसी भावना बना रखी है, जबकि ऐसा नहीं है। लड़के भी रो सकते हैं भाई, भावुकता तो हर किसी के अंदर होती है ना, तो रो तो हर कोई सकता है। लेकिन यहाँ पर हमें सीधी सी बात है कि यहाँ पे एक जेंडर को प्रदर्शित किया जा रहा है, ठीक है, यानी कि जेंडर की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य किया जा रहा है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाषा केवल अभिव्यक्ति का माध्यम ही नहीं बल्कि स्वयं से डॉट का माध्यम है। तो क्या है? लिखने का, पढ़ने का, बातचीत करने का या सुनने का? सीधी सी बात है, बातचीत करने का। यानी कि भाषा केवल अभिव्यक्ति, हम कहते हैं ना भाषा क्या है? अभिव्यक्ति का माध्यम है। तो सिर्फ अभिव्यक्ति का माध्यम ही नहीं है बल्कि स्वयं से बातचीत, यानी कि हम अगर कोई भाषा सीखते हैं तो उसके बाद क्या करते हैं, हम स्वयं से, मतलब ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ किताबी चीज़ों पर डिपेंड रहते नहीं हैं, उसके बाद हमारी क्या होती है, अपनी सोच विकसित होती है, अपनी भावना विकसित होती है और हम अपने स्तर से बातचीत करने में सक्षम होते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, बातचीत इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला हमारा प्रश्न है, बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं, यह बात डैश है। तो क्या है, देखो, बच्चे अपनी मातृभाषा, यानी कि मातृभाषा का मतलब क्या होता है, जिससे हम अपनी माँ के द्वारा सीखते हैं। जब बच्चा पैदा होता है तो ऐसा तो नहीं है ना कि वो स्कूल में जो चीज़ें सीख रहा है, मान लो इंग्लिश मीडियम में सीख रहा है, तो ऐसा तो है नहीं कि वो पैदा होते इंग्लिश बोलना
शुरू कर दे, या हो सकता है कि उसका भाषाई परिवेश, उसके माता पिता जो हैं वो इंग्लिश में बात करते हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि वो और स्कूल मान लो उसको हिंदी मीडियम में डाल दिया गया या हिंदी मीडियम में वो पढ़ रहा है, तो ऐसा तो है नहीं कि वो एकदम से हिंदी बोलना शुरू करे। या हम कह सकते हैं कि एक बच्चा जो है सबसे पहले जो भाषा सीखता है वो अपने माता पिता और अपने परिवार का जो वातावरण होता है वहाँ से सीखता है, चाहे वो कोई सी भी हो सकता है। उसकी कुछ लोकल डायलॉग्स होंगी उसके आसपास, कोई उसकी लोकल बोली होगी, जैसे गढ़वाली, कुमाऊनी या बिहारी या इस तरह के कोई भी हो सकता है। तो हम कह सकते हैं कि अपने माता पिता के द्वारा उसने जो बोली या जो भाषा सीखी है वो मान लो अब वो हिंदी की कक्षा में हिंदी विषय पढ़ रहा है, हिंदी पढ़ रहा है, तो अब वो हिंदी में पढ़ रहा है वहाँ पे, तो वो अपनी मातृभाषा को वहाँ पे प्रयोग करता है। मान लो एक बच्चे ने अब गढ़वाली सीखी है, उसका भाषाई परिवेश, उसके माता पिता क्या हैं, गढ़वाली हैं, ठीक है, या कुमाऊनी है, तो उसने गढ़वाली सीखी है। अब वो हिंदी की कक्षा में जब बड़ा होता है, हिंदी की कक्षा में पढ़ता है, तो वहाँ पर वो उसको टीचर जब कुछ पूछता है तो वो वहाँ पर गढ़वाली में जवाब दे देता है, ठीक है, या गढ़वाली में बात करता है। तो ऐसी प्रक्रिया क्या है, क्या वो निंदनीय है, क्या वो विचारणीय है, क्या वो अनुचित है? बिल्कुल नहीं है। ये तीनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। वो स्वाभाविक प्रक्रिया है, क्योंकि उसने बचपन में जब पहली चीज़ सीखी तो वो क्या सीखी, अपनी मातृभाषा सीखी। अब वो जब बड़ी कक्षा में कुछ पढ़ रहा है, किसी अन्य लैंग्वेज को सीख रहा है, कोई भाषा पढ़ रहा है वहाँ पे, तो वो अपनी स्वाभाविक भाषा का प्रयोग, अपनी मदर टंग का प्रयोग करना उसका क्या है, स्वाभाविक है। ठीक। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने का उद्देश्य है। अब प्राथमिक स्तर पर कक्षा 1 से 5वीं का जो होता है वो प्राथमिक स्तर का होता है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि उसकी पठन क्षमता का हम आकलन कर रहे हैं, उसके भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन, उसकी लेखन क्षमता का आकलन, या उसकी बोलने की कुशलता का आकलन। तो प्राथमिक स्तर की बात हो रही है, एक छोटे स्तर की बात हो रही है, तो वहाँ पर भाषा का आकलन यानी कि हम जानना चाह रहे हैं कि वो बच्चा किस प्रकार की भाषा बोल रहा है, उसकी भाषा का क्या कर रहे हैं, मूल्यांकन कर रहे हैं। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे उसके पठन क्षमता का आकलन तो नहीं है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि कक्षा जो 1 का बच्चा या प्राथमिक स्तर का बच्चा वो फुल थॉट पढ़ना शुरू कर दे, ऐसा हो नहीं सकता है ना, इम्पॉसिबल है। धीरे धीरे वो शुरू करता है। उसकी लेखन क्षमता का आकलन नहीं, हम उसकी भाषा की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। हम लेखन क्षमता हम बाद में चेक करेंगे उसकी बोलने की कुशलता नहीं, ज़रूरी नहीं है कि बहुत छोटे स्तर का बच्चा बहुत कुशलतापूर्वक बोलना शुरू करे, है ना, वो धीरे धीरे करता है अपने भाषा में इम्प्रूवमेंट। तो यहाँ पे सीधे सीधे बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा कि उसके भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन, यानी कि वो किस तरह से अपनी भाषा को प्रयोग कर रहा है, उसकी क्या क्षमताएं हैं, हम उसका आकलन करेंगे, ठीक है। तो ये उसका उद्देश्य होता है। आगे बढ़ेंगे। इसमें से कौन सा भाषा आकलन में सबसे कम प्रभावी तरीका है? सबसे कम पूछ रहा है, ये भी ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन को 2-3 बार आप ज़रूर पढ़िए, आपको बताना है, ठीक है। कि सबसे कम भाषा का जब आकलन कर रहे हैं तो सबसे कम प्रभावी तरीका क्या है? कहानी कहना, कहानी लिखना, घटना वर्णन, या श्रुत लेख। देखो, श्रुत लेख का मतलब मैं आपको समझाती हूँ। मान लो आप अपने कक्षा में आप बोल रहे हैं और आपने जो बोला आप बच्चे को वो लिखा रहे हैं, एक तरह की इमला लिखवाना जिसे हम कह सकते हैं, ठीक है। तो निबंध लिखना या इमला लिखना, आप बोल रहे हैं, बच्चा जैसा सुन रहा है वैसा लिख रहा है, तो श्रुत लेखन उसे कहते हैं, ठीक है, सुना हुआ लिखना। घटना वर्णन, कहानी लिखना और कहानी कहना, हम क्या कह रहे हैं, कौन सा भाषा आकलन का सबसे कम प्रभावी तरीका है? तो सीधी सी बात है, श्रुत लेखन हो जाएगा कम प्रभावी। कैसे? देखो, कहानी कहना, जब अब बच्चा कहानी कह रहा है ना, तो वो वहाँ पे अपनी विचारों को, अपनी भाषा की क्षमता को प्रकट कर रहा है, ठीक है, वो खुद से कह रहा है। कहानी लिखना, अब बच्चे को हमने बोल दिया कहानी लिखो, तो बाद में हम चेक करेंगे तो उसकी वहाँ पे क्या आएंगी, उसकी भावनाएं वहाँ पे हमें उभर कर उसकी भाषा के माध्यम से देखने को मिलेंगी, ठीक है। फिर घटना का वर्णन, कोई घटना का वर्णन उसने किया तो वहाँ पे भी उसने अपनी लैंग्वेज, अपनी भाषा का प्रयोग किया है, तो उससे भी हमें पता चलता है। श्रुत लेखन में क्या होगा, जैसा हम बोलेंगे वैसा बच्चा लिखेगा। तो इसका मतलब ज़रूरी नहीं है कि हमारे द्वारा जो बोला गया शब्द है वो बच्चे ने वैसा ही सुना, हो सकता है कुछ सुनने में गलती हो गई हो, या हमसे कई बार उच्चारण में गलती हो जाती है। तो इसका मतलब सबसे कम प्रभावी जो है, प्रभावी तो है लेकिन सबसे कम प्रभावी क्या है, श्रुत लेखन है, ठीक है। बाकी तीनों के द्वारा हमें उसकी भाषा का मूल्यांकन हो जाता है, ठीक। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। अगला प्रश्न है हमारा,
आकलन की प्रक्रिया में केवल बच्चे की क्षमताओं का आकलन नहीं होता बल्कि शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया का भी आकलन होता है। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है और अक्सर पूछा गया है कि जब भी हम आकलन कर रहे हैं, देखो हम हिंदी पढ़ रहे हैं, हिंदी पेडागोजी पढ़ रहे हैं, तो आपके पास ऐसे ही प्रश्न बनेंगे। अगर आप सोच रहे हैं कि कुछ हट के आएगा या कुछ अलग ही आएगा तो वैसा इम्पॉसिबल है, क्योंकि हमेशा से ही ऐसे ही प्रश्न बनते हैं। तो आपको ऐसे ही प्रश्न समझने होंगे। 10 से 15 क्वेश्चन आपके गद्यांश पद्यांश को लेकर आते हैं, जो कि बहुत ईजी होते हैं, हर कोई सॉल्व कर लेता है। टफनेस कहाँ आती है? यहीं पे आती है। इन क्वेश्चनों को जिसने समझ लिया वो उसके आंसर अपने आप ही दे देगा। ठीक है, तो आप शिक्षक बनने जा रहे हैं कि मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोगों ने बीएड के दौरान टीचिंग की होगी। वहाँ पे टीचिंग जो शिक्षण के रूल्स वगैरह होते हैं वो सारे आपने पढ़े होंगे, तो वहीं से ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, ये क्वेश्चन वहीं से बनते हैं। ठीक है, तो आकलन की प्रक्रिया में केवल बच्चे की क्षमताओं का आकलन नहीं होता बल्कि शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया का भी आकलन होता है। बिल्कुल सही बात है, ये पूर्णतः सत्य है। ठीक है, जब भी हम किसी बच्चे का आकलन कर रहे हैं, हम किसी बच्चे का मूल्यांकन कर रहे हैं, उसके जांच परीक्षा ले रहे हैं, तो यहाँ पर एक सिर्फ उस बच्चे का ही मूल्यांकन नहीं हो रहा है बल्कि एक शिक्षक के शिक्षण का भी मूल्यांकन हो रहा है कि उस शिक्षक ने उस बच्चे को कितना पढ़ाया है। ठीक है, तो कह सकते हैं कि जैसे हम कहेंगे ना कि एक बच्चे के रिज़ल्ट से ही पता चलता है कि उस शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया या उस शिक्षक की टीचिंग जो है वो किस तरह की है। तो अगर आपने अच्छा पढ़ाया होगा तो जाहिर सी बात है बच्चा अच्छा परफॉर्म करेगा और उसके परफॉर्म में ही आपको अपना रिज़ल्ट भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये वही चीज़ है, पूर्णतः ये बात सत्य है। ठीक, इसलिए अच्छा पढ़ाइएगा आगे जब भी आप शिक्षक बनेंगे। ठीक है, खैर अगला प्रश्न है हमारा, भाषा अर्जन क्षमता किसके साथ संबंधित है? भाषा अर्जन यानी भाषा को अर्जित करना, ग्रहण करना, ठीक है, सीखने की जो क्षमता है। तो भाषा अर्जन क्षमता का एक सिद्धांत दिया था, वो मतलब किससे संबंधित है? तो यहाँ पे 4 आपके पास मनोवैज्ञानिक दिए हुए हैं, उनके नाम हैं। पहला है जॉन पियाजे, चॉम्स्की, स्किनर और पियाजे, चॉम्स्की, स्किनर और ब्रूनर। तो देखो पियाजे हो गए, स्किनर हो गए और ब्रूनर हो गए। ये तो संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, संज्ञानवादी जो थे मनोवैज्ञानिक थे। यहाँ पर एक ही व्यक्ति हैं जिन्होंने भाषा अर्जन सिद्धांत का नियम दिया था। ठीक है, भाषा अर्जन सिद्धांत दिया था, वो थे चॉम्स्की। ठीक है, तो भाषा अर्जन की जो क्षमता है वो संबंधित है किससे? चॉम्स्की। और बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे कुल प्रश्न। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोगों को ज़रूर समझ में आए होंगे, ज़रूर हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए। और इसी तरह के अगले वीडियो के साथ हम अगले सेक्शन में मिलते हैं। और दोस्तों प्लीज़ आप लोग शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि आपके एक शेयर से, एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और हम और अच्छा आपके लिए करने की कोशिश करते हैं। तो प्लीज़ अपना मोटिवेशन देना बिल्कुल ना भूलिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और आपकी क्या राय है, आपको क्या समझ में आया, आपके क्या डाउट्स हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।